स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पर। हम लोग फिर से आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को लेकर हाजिर हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 का जो जनरल अवेयरनेस और विथ करंट अफेयर है उसके हम लोग 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 का दोनों का जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का मिक्स होगा। 40 से 50 क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल इसको तो यह इम्पोर्टेंट और ख़ास वीडियो है, तो बिल्कुल अंत तक जुड़े रहिएगा। पहली बार वीडियो पर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिस पल पल मिलती रहे। साथ ही जितना हो सके शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप में या अपने दोस्तों को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। महत्वपूर्ण है, किरण पब्लिकेशंस का एकदम धमाकेदार क्वेश्चंस का लेवल है इसमें। बिल्कुल इसके जो जीके जीएस के अपलोड हो चुके हैं और मैथमेटिक्स के, तो जाइए उसे चेकआउट कीजिए। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस पर। जनरल अवेयरनेस विद करंट अफेयर, तो आइए देख सकते हैं। आरआरबी लेवल 1 का है ग्रुप, जो सीबीटी टेस्ट होने वाला है, एकदम टीसीएस पैटर्न पर है। बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है। और अगला जो वीडियो हम लोग का प्रैक्टिस सेट 3 आएगा, उसमें हम लोग साइंस के भी और जनरल अवेयरनेस विथ करंट अफेयर के टोटल 50 क्वेश्चन को हम लोग कर लिया करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 20 क्वेश्चन है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के होते हैं, और 30 क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन होते हैं जनरल साइंस के होते हैं। तो 45 क्वेश्चन का हम लोग एक वीडियो कल से फिर आ जाया करेगा। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट, देख सकते हैं। तो हम लोग सीधे आएंगे किस जनरल अवेयरनेस पे। तो जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चंस है हम लोग 80 से देखने वाले हैं, 81 से। तो देखिए मिल चुका है हम लोग का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस आपके सामने। पहला नंबर क्वेश्चंस है अर्थात 81। संगराई, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो संगराई अगर पूछा जाएगा, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो संगराई जो है ना, बिहार का नहीं है, कर्नाटक का भी नहीं है और त्रिपुरा का भी है। त्रिपुरा का है, गोवा का नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं त्रिपुरा का हो जाएगा। संगराई कहाँ का है? तो त्रिपुरा का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह एक आदिवासी समुदाय द्वारा बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने अप्रैल में, जिसको बोलते हैं चैत्र जो होता है ना, अप्रैल, चैत्र अप्रैल होता है, तो अप्रैल महीने में संगराई त्यौहार के अवसर पे किया जाता है। तो ये बंगाली कबीला होता है और कैलेंडर बंगाली कैलेंडर के हिसाब से। तो संगराई त्रिपुरा। चलिए 2 नंबर ठीक रहा। अगला क्वेश्चन, समुंदर के पार, समुंदर के पार भारत के दक्षिण पड़ोसी में डैश द्वीप स्थित है? तो एकदम समुंदर के पार जो दक्षिण पड़ोसी देशों में से अगर शामिल है तो कितने देश शामिल है सो पूछा गया। यह देश, टोटल देश जो शामिल है, कितने शामिल है? तो ये आपके 7 देश जो भारत के साथ अपनी सीमा का साझा करते हैं। टोटल ऐसे होते हैं 7 देश। टोटल जो कितने हैं? तो 7 है। लेकिन यहाँ पड़ोसी है, समुद्र के पार जो है उत्तर पश्चिम में आपके 5 हैं, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान इससे उत्तर पश्चिम में है। फिर इधर ऊपर में आइए तो चीन, नेपाल और भूटान है। 3 2 5 ये देश हैं। और उत्तर में साफ जो है म्यांमार और बांग्लादेश है। उत्तर में 3 देश, ये उत्तर चीन और नेपाल और भूटान है। इधर आप किधर है? तो फिर नेपाल सीधे उत्तर में भूटान और ये म्यांमार और बांग्लादेश हो जाएगा, अपनी सीमा साझा करते हैं। और दक्षिण पश्चिम की बात हो जाएगा तो यहाँ पर मालदीव और एक श्रीलंका है। दक्षिण पूर्व में श्रीलंका स्थित है। तो दक्षिणी तो सिर्फ 2 देश होते हैं, मालदीव और श्रीलंका। तो समझ गए, यही डी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83। टीपू सुल्तान डैश में मैसूर का शासक बना था? तो टीपू सुल्तान कौन सी ईस्वी में? ऐसे 1799 में तो इसकी मृत्यु हो गई थी। 1799 में इसका मृत्यु हो गया था। तो टीपू सुल्तान जो सुल्तान बना था किस ईस्वी में पूछा गया है, सो बता दीजिए। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शेर के रूप में जाना जाने वाला एक मैसूर का शासक था, जो 1782 में क्या बना? सुल्तान बना था मैसूर का। और इनके पिता का नाम क्या था? हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? हैदर अली। और इन्हीं का उत्तराधिकारी था 1782 में। ठीक है, शालाबाई की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा संस्थान 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक भारत के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा
कौन सा संस्थान है जो दिसंबर 2024 तक भारत के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो यह मेजबानी करने वाला कौन है? IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा, इसमें IIT संस्थान गुवाहाटी जो है 3 नंबर ये कर रहा है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव फिर आगे है, कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ? अब कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है। अब पूछा गया उसमें जो कौन सा महोत्सव मनाया गया था, सो ध्यान रखना है। तो ये अम्बुबाची मेला असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। तो अम्बुबाची जो मेला है असम में, अम्बुबाची मेला असम में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाने वाला एक हिंदू मेला सभा है। यह हिंदू के द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। यह मानसून के दौरान देवी कामाख्या मंदिर को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इनके बारे में माना जाता है कि उस समय वह मासिक धर्म चक्र से गुजर रही होती है। अच्छा, मासिक धर्म चक्र से गुजर रही होती, इनको माना गया है इस समय। ठीक है, यह जून के मध्य में असमिया महीने आहार के दौरान आयोजित किया जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा पॉइंट है, की पॉइंट थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, डेजर्ट नाइट अभ्यास किस देश ने में भाग लिया गया? डेजर्ट नाइट जो अभ्यास है किस देश ने भाग लिया है? तो डेजर्ट नाइट भी सभी देशों ने, फ्रांस ने भी, भारत ने भी और UAE ने, तीनों देशों ने डेजर्ट नाइट अभ्यास में भाग लिया है। यह एक त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है, ध्यान रखिएगा। वायुसेना के बीच हुआ है, रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए वायुसेनाओं का यह डेजर्ट अभ्यास रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई सितंबर तिमाही में किस देश ने भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किया, जिसने कुल निवेश का 50% योगदान दिया है? कुल निवेश का कितना प्रतिशत? तो कौन सा वह देश है जो कुल निवेश का 50% योगदान दिया है? तो वह एक देश है सिंगापुर। कौन सा देश है? तो सिंगापुर। जुलाई से लेकर सितंबर तिमाही में सिंगापुर ने भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश किया, जिसमें 50% निवेश पड़ोसी देशों का रहा है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है? तो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में अगर बात करेगा तो यह कौन सा अनुच्छेद बात करेगा? सबको मालूम है अनुच्छेद। ऐसे देखिए, नीति से तत्व में आता है जो भाग 4 में है, 36 से 51 में नीति सिद्धांत, जिसको बोलते हैं DPSP बोलते हैं, सम्मिलित है। और आर्टिकल 40 देख लिया, आर्टिकल 40 में पंचायत से संबंधित इसका वर्णन कहा गया है। पंचायतों के स्वशासन की इकाई के रूप में गठित करने वाला आर्टिकल 40 है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में आयोजित की गई, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई? तो स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना गई तो 1951 में ही किया गया था, 1951 में। ठीक है, ज़्यादा हुआ 47 में, उसके बाद स्वतंत्र जनगणना हुई थी। यह स्वतंत्र जनगणना 1951 में, तो वही 9 फरवरी 1951 में शुरू की गई थी। 9 फरवरी से चालू हुआ था, 1951 से चालू हुआ और 28 फरवरी 1951 तक जारी रहा था, और 28 फरवरी तक यह चालू रहा था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत पहले 1951 में होता। जनगणना इसे प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। और वर्ष 2011 तक जो थी भारत की 15वीं जनसंख्या थी, और स्वतंत्र भारत की पूछेगा तो 7। और सभी जनगणनाएं भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जाती है। तो जनगणना अधिनियम 1948 में आई थी जिसमें जनगणना था, और संघ सूची का यह विषय है। इन सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद डैश राज्य विधान मंडल के घटकों से संबंधित है। तो भाग 4 में अनुच्छेद कितने में राज्य विधान मंडल के घटकों से संबंधित पूछा गया? तो भाग 4 का अध्याय 3, भाग 4 का अध्याय 3 अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधान मंडल संबंधित है। तो 168 से 212 ध्यान, अध्याय तो 3 हो ही जाएगा, और 168 से 212 तक यहाँ पर वर्णन है। तो राज्य विधान मंडल 168 से 212। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अनुसार एक राज्य में एक सदनीय विधायिका, विधानमंडल के साथ साथ 2 सदनीय विधायिका, जिसको विधान परिषद कहते हैं, और विधानसभा वही हो सकती है। 168 का अनुच्छेद प्रत्येक राज्य में विधायिका होगी और इसमें राज्यपाल भी होगा। तो 168 में यह बात कहा गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में किया? तो बाणभट्ट के लेखक कौन थे? हर्षचरित थे,
और बाणभट्ट ने यह बुक जो लिखा था 7वीं शताब्दी में और संस्कृत भाषा में लिखा था। तो इसको ध्यान रखिएगा, 7वीं शताब्दी में लिखा गया और संस्कृत भाषा में लिखा गया। हर्ष जो था दरबारी कवि था, हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्ष जो संस्कृत भाषा में रचित भारतीय सम्राट हर्ष जो था हिंदू थे, उन्होंने लिखा था। और चंडी शतक एक नाटक प्रवर्तनी पढ़ने की रचना भी इसी ने किया था। तो चंडी याद रखिए, चंडी शतक का भी किसने, तो बाणभट्ट ने किया था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 92, एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। एडीबी ध्यान रखेंगे, एडीबी तो मातोसो कांडा को, एडीबी का मातोसो कांडा कहाँ है, मातोसो कांडा, मासोतो कांडा, ये है डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। तो एडीबी एशियाई विकास बैंक जानवे करते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने मात्सो कांडा को एडीबी का अध्यक्ष चुना गया और ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। इनका जो अध्यक्ष अस्कावा का शेष कार्यकाल पूरा करेंगे तो 23/26 तक समाप्त हो जाएगा, 26 तक ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा। एडीबी सबको मालूम है, एडीबी क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। इस एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और दुनिया भर में एक 31 क्षेत्रीय कार्यालय में यह कार्य करता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिए। स्थापना 31 देश के सदस्यों के द्वारा की गई थी। अब इसमें सदस्य संख्या 68 हुआ है। स्थापना का समय 31 था, अब 68 हो गए इसमें सदस्य संख्या। तो इन सब पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। तो कौन सी जो है सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है, नहीं पूछा गया है कौन सी एक सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो सोन, क्या पूछा गया, सोन ही नहीं है। काबुल, शेख और गिलगित है। सोन जो है यह सहायक नदी नहीं है किसकी, तो सिंधु का। तो जस्कर नदी, सूरू नदी, सोन नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज और पंचनाद सिंधु की प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदियाँ, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सयोक नदी, गिलगित नदी, हुंजा नदी, स्वात नदी, कुन्नर नदी, कुर्रम नदी और कोमल नदी और काबुल नदी सिंधु की दाहिने ओर की सहायक नदी। तो इन सारे चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सोन नहीं है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा मिशन इसरो के 4 दिसंबर 2024 के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष से लॉन्च किया गया। तो 4 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो PSLV C59 प्रोब 3 मिशन को लॉन्च किया गया। तो PSLV C59 प्रोब 3, ये सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही, इसको लॉन्च किया गया। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 69वां स्थापना हो श्रीहरिकोटा सतीश धवन से PSLV C59 प्रोब 3 मिशन को लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। 3 उपग्रहों को अत्यधिक अंडाकार कक्षा में इसको छोड़ा गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से यह ऑर्डर मिला था। और प्रोब 3 उपग्रह जो है कक्षा में पहुंचने के बाद 2 भागों में विभाजित हो गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रोब 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 95, मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया। तो मानवता के लिए एक धर्म एक जाति, तो एक धर्म एक जाति, एक जाति एक धर्म, सभी के लिए एक भगवान, जिसको आरु जाति, आरो थामदम और आरु देवदम मनुष्यानु, यह जो नारा दिया है नारायण गुरु ने दिया था। किसने दिया था, तो नारायण गुरु, सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। 1988 में उन्होंने अरुविरापुरम भगवान शिव की समर्पित एक मंदिर बनवाया जो उस समय के जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था। 1923 के अलवय अद्वैत आश्रम में एक अखिल क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन भी किया। उन्हें भारत के इस तरह का पहला आयोजन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा आपके नारायण गुरु द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता था PV सिंधु। कौन जीता है, PV सिंधु। PV सिंधु बैडमिंटन खेलती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, PV सिंधु बैडमिंटन खेलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 97, 1206 से 1290 तक के दिल्ली के शासन पर करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम क्या है। तो अब वो ऑप्शन देखेंगे तो 1206 से 1290, ध्यान रखें 1206 से 1290 जो था मामलुक वंश था। अब मामलुक वंश 1206 से लेकर 1290, मामलुक वंश में कौन कौन था, तो पहले मामलुक वंश वही खिलजी वंश, 5 क्रमिक वंश रहा था दिल्ली सल्तनत में। तो उसको हम ऑप्शन देख लेते हैं, एक संग रुकिए तो देख लीजिए, यहाँ पे ये आ गया है। मामलुक वंश में जो था तो पहला था खिलजी वंश 1206 से 1290, ठीक है। और उसमें कौन था सो देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया। हाँ ये बिल्कुल सही है, पहला ही जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
पहला ऑप्शन हमारे पास सही है। अगला क्वेश्चन देख ले, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का विषय क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का अगर विषय पूछा जाएगा, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का जो विषय पूछेगा, ऐसे प्रवासी दिवस हम मनाते कब? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो मनाते हैं 18 दिसंबर को मनाते हैं, 18 दिसंबर को हम इसको मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को दुनिया भर में यह मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और 2024 की थीम जो रहा है, विषय रहा है प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना, उनके अधिकारों का सम्मान करना। 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 99, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में है? तो पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में है? पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में है? तो पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में। कहाँ है? तो अजमेर जिले में पुष्कर झील। और नागा पर्वत के नाम से जाने जाने वाली पर्वत श्रृंखला झील को अजमेर शहर अलग करती है, तो नागा पर्वत वहीं है। और यह अंतिम वाला है इस 100 का, इस सेट का। फिर अगला सेट भी देखेंगे, उसमें 20। कौन सा राज्य 29 नवंबर 2024 से मैंगोंग फेस्टिवल 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा राज्य 29 नवंबर 2024 से मैंगोंग फेस्टिवल जो होता है, मैंगो फेस्ट 2024 का आयोजन कर रहा है? तो देखिए, मेघालय जो है 29 नवंबर 2024 से 2 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल 2024 का मेजबानी कर रहा है। मैंगो फूल नाम पर रखा गया, महोत्सव का नाम मैंगो एक फूल के नाम पर रखा गया। फूल गारो पहाड़िया में बड़ी मात्रा में खिलता है। इस महोत्सव में गारो संस्कृति का जश्न मनाया जाता है, जिसमें लोक नृत्य, विदेशी खेल, संगीत, हथकरघा, हस्तशिल्प और ग्रामीण व्यंजनों को भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। यह महोत्सव 2 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? अभी जस्ट बोले तो मेघालय में। कहाँ? तो मेघालय। डी इज द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग सेट नंबर 2 के 20 क्वेश्चन को देखिए। तो ये 2 नंबर सेट का है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे भी 80 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? कौन से जानवर है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उस जानवर को? मेढक, इंसान, मकड़ी, कबूतर। देखिए, इंसान में तो होता है, ये पहला नंबर। मकड़ी में भी होता है और कबूतर में भी देखते हैं बिल्कुल है। मेढक में ठीक है, मेढक जो है ना, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो जंतु है अकशेरुक होते हैं, ठीक है, इन्वर्टेब्रेट्स कहलाते हैं। सभी कशेरुक जंतु की रीढ़ की हड्डी या कशेरुक स्तंभ नहीं होते हैं, जो अकशेरुक जंतु होते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें से अधिकांश में से एक बाह्य कंकाल होता है, जो पूरे शरीर को बांधे रहता है। जैसे मकड़ी, कीड़े, झींगा, मछली और केकड़े शामिल है। तो यहाँ पर देखिए नहीं होती है। तो रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो रीढ़ की हड्डी नहीं होती है तो बिल्कुल सही है, मेढक में नहीं होती है। बाकी सब में होते हैं, इंसान, कबूतर और मकड़ी में होता है। नहीं होने वाला ये मेढक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य के अनुसार भारत की संप्रभुता डैश को मानना है और उनकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है। यह किस में आता है? तो यह एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। यह क्या है? भारतीय संविधान में यह एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है, जो भाग के 4 के 1 में आता है और अनुच्छेद 51 के क में, 4 के 1 में, ध्यान रखिएगा, 4 के यहाँ 1 में आता है और 51 के क में आता है मौलिक कर्तव्य। और यह आपको एकता और अखंडता को दर्शाता है। एकता और अखंडता के बीच में यह एक पूर्ण रूप से दर्शाती है। अगला देख सकते हैं, 14 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया के राष्ट्रपति कौन बने? 14 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया के जो राष्ट्रपति बने हैं, बिल्कुल सबको मालूम है, जॉर्जिया के, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने देख लगा था सही है कि नहीं आंसर। तो 14 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया के जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? सबको मालूम है। 14 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया के जो राष्ट्रपति बने हैं मिखाइल क्वेलशिलवी। मिखाइल क्वेलशिलवी पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी है मिखाइल, ठीक है, क्वेलशिलवी, जो 14 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने हैं। आसान जीत प्राप्त की है, मतदान पत्र पर एकमात्र उम्मीदवार आए थे। उनकी जीत जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी के अनुभव के सुनिश्चित करती है। 300 सीटों वाले निर्वाचक मंडल को सुनिश्चित करें। 2017 में प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने भाग लिया और एक आसान जीत इन्होंने हासिल कर ली।
तो ध्यान रखिएगा, आसान जीत हासिल कौन किया है? तो मिखाइल जॉर्जिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डल झील पर एशिया की सबसे पहली जल परिवहन सेवा को शुरू किया है? तो किसने किया है? तो वहाँ पर ओला, उबर, मेरू या ब्लू स्मार्ट? तो ये करने वाला है ऊबर ने डल झील पर क्या किया है? एक परिवहन सेवा को चालू किया है, ध्यान रखिएगा, ऊबर ने किया। और ऊबर के राइडिंग हेलिंग ऐप के माध्यम से यह परेशानी वहाँ पे दूर की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ऊबर ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, भारत की जनगणना हमें डैश के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो भारत की जो जनगणना है हमें डैश के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। तो यह जनगणना हर 10 वर्ष में होता है, बिल्कुल सही। अभी तक 15 जनसंख्या हो चुकी है, 15 जनगणना। तो ध्यान रखेंगे 4। अगला क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजारों के मध्यस्थों के कामकाजों को सुगम बनाती है? तो वह कौन सी है? तो सेबी हो जाएगा, ध्यान रखें कौन सा हो जाएगा? तो सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। यह देश में शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड कामकाज को नियंत्रित करती है। तो इसको भी ध्यान आप लोग रखिएगा, सेबी आ गया, लास्ट 4 ऑप्शन। अगला है, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत का कुल विदेशी ऋण 31 बिलियन डॉलर से बढ़कर कितना हो गया? अब 2023 में भारत का कुल विदेशी ऋण 31 बिलियन डॉलर से बढ़कर कितना हो गया? तो वह 31 बिलियन डॉलर से बढ़कर 646.979 बिलियन डॉलर हो गया। बताइए कितना गुना बढ़ा है। तो इसका ऑप्शन भी हम देखना पड़ेगा, हाँ इधर होगा, देखिए मिल चुका है 600 कितना? तो 646 ये 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान पूछा गया है यह स्थित है, तो कहाँ पूर्वी तटीय मैदान है? तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच ये क्या है? भारत के बीच एक विस्तृत भूभाग को है पूर्वी तटीय मैदान। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा लाए गए डेल्टा के कारण पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा होता है। यह आकस्मिक तट का उदाहरण है, इसमें बंदरगाहों की संख्या कम है, यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 4 से 6 दिसंबर को कहाँ आयोजित हुआ था? तो विश्व समुद्री सम्मेलन जो हुआ था, विश्व समुद्री सम्मेलन यह आपके चेन्नई में हुआ। विश्व समुद्री सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक समुद्री परिदृश्य के भविष्य में चर्चा की गई है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, एशिया प्रशांत के कई देश क्षेत्र में शामिल हुए। अब 15 वर्षों के बाद भारत में आयोजित किया गया, ये भी सही है। इस सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि भी भाग लिए। तो विश्व समुद्री सम्मेलन आपका चेन्नई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। तो कौन से एक्ट के तहत, किसके तहत विभाजित कर दिया गया था? तो इसका ऑप्शन हम बता दें, सब होते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत। तो इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 में आया था और इसी के तहत 2 राष्ट्रों में इसको विभाजित कर दिया गया था। और यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को शाही सहमति प्राप्त हुई थी और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 27 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और इसमें मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध, राजस्थान के भरतपुर जिला खानवा का युद्ध हुआ, राजा संग हुआ था। राणा सांगा की हार हुई थी, ठीक है। और मुगल वंश में बाबर की जीत हुआ था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में? तो लोथल पूछ दिया है, तो लोथल गुजरात में। कहाँ है? तो लोथल गुजरात में। 1957 में इसकी खुदाई हुई थी और SR राव ने किया था। लोथल गुजरात का एक बंदरगाह था, शहरी बंदरगाह, जो साबरमती नदी की दाहिने सहायक नदी भोगवा नदी किनारे पर स्थित है। तो साबरमती की सहायक नदी थी, उसी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित जो किया गया इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है, किस व्यक्ति को किया गया, इसको पूछा गया है।
तो बता दीजिए यह सम्मान जो मिला था बिल्कुल किसको मिला था, तो वेरोनिका मिशेल बैचलेट को यह पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा। यह किसको मिला है, तो वेरोनिका मिशेल बैचलेट जोड़िया को मिला है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत किया था, तो सबको मालूम है कौन सा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह, तो चंपारण का, खेरा का, अहमदाबाद जैसे बहुत सारे क्षेत्र आंदोलन में उन्होंने क्या किया, भाग लिया और शुरुआत किया था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करिएगा 1919, ठीक है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, ज़मीन पर तैयार हुआ था 1919, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में आया था, रॉलेट एक्ट के विरोध में था 1919 वाला, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, भारत ने हाल ही में पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित किया गया, एंटीबायोटिक पहला, और एंटीबायोटिक का वो नाम क्या है, तो एंटीबायोटिक है नेफ्रीथोमाइसिन, जो 2 ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, शुंग राजवंश 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र था, डी ऑप्शन हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना 185 से लेकर 183 में किया था और 73 तक ही चला था। अंतिम शासक था, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र अपना पटना, और विदिशा का बाद शुंग शासकों को राज्य वैद बनी हुई थी। शुंग वंश में 4 शासक थे, पुष्यमित्र शुंग 185 से 151 ईसा पूर्व, अग्निमित्र 149 से लेकर 141 ईसा पूर्व, भागभद्र 114 से 183 ईसा पूर्व, और 83 से लेकर 73 देवभूति आया था 73, तो 185 से 173 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, हाल ही में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बना है, युवा शतरंज चैंपियन जो बना है डोमराज डी गुकेश बना है, वही डोमराजू गुकेश कहिए ये, ठीक है। गुकेश ने सिंगापुर में विश्व चैंपियनशिप में सबको हरा दिया है और यही बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 98, सलहेज त्यौहार पूछा गया है, राज्य में सलहेज त्यौहार जो मनाया जाता है कहाँ, तो सलहेज त्यौहार बिहार में मनाया जाता है, और मिथिला क्षेत्र में हर साल श्रावण बरसात के मौसम में शुभ महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार समुदाय पहचान, सामाजिक एकता और आत्मसम्मान प्रदान करती है। त्यौहार में मुख्य घटक लोकगीत, अनुष्ठान, शिल्प कौशल और प्रदर्शन कलाएँ होती है। 99 नंबर भी देख लीजिए, भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी, तो 2011 में अंतिम नवीनतम जनगणना की गई थी, ध्यान रखिएगा। और पहला जो भारत का स्वतंत्र भारत को हुआ था फरवरी 1951 से 28 फरवरी से 51 तक चला था। 10 साल में जनगणना होती है, 2011 में 15वीं जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का है, पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है, तो पहला विश्व ध्यान दिवस की बात कीजिएगा तो यह पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाते हैं, 21 दिसंबर 2024 को, 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। और विश्व ध्यान दिवस 2024 का विषय वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।